नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है वो राजस्थान की पॉलिटी है। राजस्थान की पॉलिटी में जो है ना अपन मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल इनके प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके बनने की संभावना रहेगी। तो बड़ा ही शानदार है ना वो आपके लिए करके लाया हूँ। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। बाकी कंटेंट जो है ना वो बड़ा ही क्या होने वाला है, आपका शानदार होने वाला है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। ठीक है ना। रिवीजन जो है ना वो आप करते रहिएगा। अब ज्यादा समय जो है ना वो आपके पास बचा नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना रिवीजन जो है ना वो आप करते रहिएगा। है ना। मनोबल जो है ना वो आपको डगमगाना नहीं है, मनोबल रखना है ना। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है ना। तो खुदा हर एक को थोड़ी है ना, थोड़े ही ना इस काबिल बनाता है कि बहुत कम लोग हैं जिनको जिंदादिल बनाता है। इसका मतलब यह है कि आपको जो है ना अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। आपका पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है ना। जहां यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। यहां यह ध्यान रख लीजिएगा, आप इसका आंसर दो। यहां यह ध्यान रख लीजिएगा, अगर विधानसभा का अध्यक्ष ही जो है ना वो 10वीं अनुसूची के अनुसार डिस्क्वालीफाई है या नहीं, ऐसा अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उस पर विनिश्चय जो है ना वो कौन करेगा। तो उस पर विनिश्चय विधानसभा जो है ना वो क्या करती है, एक सदस्य को निर्वाचित करती है, और वो जो निर्वाचित सदस्य है ना वो फिर उसके ऊपर क्या करता है, विनिश्चय करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन नहीं करेगा, राज्यपाल नहीं करता, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं करता, सदन के ऐसे सदस्यों की समिति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा, है ना, जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। लास्ट वाला सही है, सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न थोड़ा सा इजी है, उम्मीद है आप इसका सही आंसर दोगे। कौन सा है, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ना राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। मतलब जो आपके राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं ना वो कौन से अनुच्छेद के तहत जो है ना वो शपथ लेते हैं, तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार। तो आपको ये बताना है तो कौन सा अनुच्छेद है वो, 86 है, 87 है या 188 या फिर 89। तो राइट आंसर जो है ना इसका कौन सा होगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, 3 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर है। ठीक है, 188 आर्टिकल के तहत जो है ना वो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, आपके शपथ लेते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ना, उससे पहले दिया हुआ भी है, यहाँ देख लो थोड़ा सा ध्यान से क्या दिया हुआ है ना। 188 सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान और कौन दिलाएगा, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति है ना वो क्या करता है, शपथ दिलाता है। और कौन सी अनुसूची के अनुसार दिलाता है, तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार जो है ना वो शपथ दिलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न को पढ़िए और इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है ना वो कृत्यकारी है और सूची सेकंड जो है ना उसमें शपथ या प्रतिज्ञान है। तो यहाँ देखो, राष्ट्रपति जो है ना वो संविधान और विधि की मर्यादा की क्या लेता है, शपथ लेता है, ये सही सुमेलित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। संसद के जो सदस्य हैं वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, ये शपथ लेता है। और संघ के जो मंत्री हैं वो सूचना की गोपनीयता की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तो पहले में जो है ना फर्स्ट है, सेकंड में मतलब बे में जो है ना वो आपका सेकंड है, से जो है ना उसमें थर्ड है और दे में आपका फोर्थ है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा,
1 नंबर जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि की मर्यादा की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। संसद के जो सदस्य हैं वो कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक जो है ना वो निर्वहन करेंगे की शपथ लेते हैं। और संघ के मंत्री जो है ना वो सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां से बहुत ही काम की चीजें जो है ना वो आपको बताई गई है। तो ये देखो आपकी कौन कौन सी जो है ना वो काम की चीजें हैं। देखो यहां से पहली जो काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है, ये ध्यान रखना है ना। देखो तीसरी अनुसूची दे रखी है और इसमें शपथ एवं कौन है, प्रतिज्ञान है। तो तीसरी अनुसूची के अनुसार जो है ना वो आपके कौन कौन शपथ लेते हैं, ये अपने लिए काम का है। एक तो देखो अनुच्छेद है ना 75(4) के तहत जो संघ के मंत्री हैं वो शपथ लेते हैं आपके। फिर कौन है 99 जो आपके है ना संसद के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, है ना। 124 जो 6 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है। 148 जो 2 है इसमें जो आपका CAG है, ठीक है ना। 164(3) है इसमें जो आपके राज्य की जो मंत्री परिषद है उसके जो मंत्री हैं वो शपथ लेते हैं। 188 में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और 219 सर्वोच्च न्याय ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची के शपथ प्रारूप में ये इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लिखा हुआ है, 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया था। ये मैं पहले भी बता चुका, कौन सा संविधान संशोधन है, 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है ना, ये कौन है, अनुच्छेद 59 मतलब 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राज्यपाल देखो किसकी शपथ लेता है, संविधान और विधि का परिरक्षण। यहां से गौर कर लेना, ऐसी कैसी लाइन आएगी, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द ध्यान में रखना है। संविधान और विधि का परिरक्षण, पहला तो कौन सा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। साथ ही जिस राज्य का वो राज्य है वहां की जनता की सेवा और कल्याण की क्या करता है, शपथ लेता है। इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 159 के तहत। राष्ट्रपति देखो आर्टिकल 40 के तहत सेम बातें हैं राष्ट्रपति के लिए भी। राष्ट्रपति द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, कौन सा है, प्रतिरक्षण की क्या करता है, शपथ लेता है। तो ध्यान रख लीजिएगा दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, ध्यान रखना है ना। राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेगा संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का, तथा जिस राज्य का वो क्या है, निवासी है, वहां की जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है ना वो कौन सी शपथ लेगा, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण की क्या करता है, शपथ लेता है। ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मतलब लगभग दोनों की क्या है, सेम जो है ना वो आपकी ओथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से बनेगा। अगला प्रश्न, आंसर बताओ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिव है ना कर्मचारी वृंद का प्रावधान करता है। मतलब जो सदन होते हैं उन सदन के लिए सचिवालय, प्रत्येक सदन के लिए जो है ना अलग अलग सचिवालय होंगे। ये कौन से अनुच्छेद के तहत होते हैं, 88 तो अभी आया था कि शपथ है, तो कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद 87 जो है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका आंसर बताया है वो बधाई का पात्र है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा असुमेलित है, फटाफट जो है ना वो कमेंट्स करके इसका आंसर बताओ। विधानसभा के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति क्या अनुच्छेद 123 में है ना। तो यही गलत हो गया, यही इसका क्या हो गया, गलत हो गया, और यही इसका आंसर भी हो गया है। ठीक है ना। फिर देखो, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सदन
को आहूत करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 174 में है। तो बाकी सभी सही है, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 123 नहीं होगा, आर्टिकल 213 होगा। ठीक है ना। अब आर्टिकल 213 जो है ना, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा भी, देखो क्या क्या बातें आपकी लिखी हुई है ना। तो देखो कौन कौन सी बात लिखी हुई है। आर्टिकल 213 क्या कहता है, 213 फर्स्ट देखो, उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्यों में, है ना, विधानमंडल के दोनों सदन क्या है, सत्र में है। मतलब सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां का जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल का जो कोई भी सदन है वो किसमें नहीं होना चाहिए, सत्र में नहीं होना चाहिए। तो यहां वही लाइन लिखी हुई है कि किसी उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सत्र क्या है, सत्र में है, मतलब वो क्या नहीं होने चाहिए, सत्र में नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो उस समय अगर राज्यपाल को ऐसा, है ना, वो एहसास होता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि हमें तत्काल जो है ना क्या करना चाहिए, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो है ना वो कानून बनाना चाहिए, तब जाकर वो क्या कर देगा, अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन यहां से है, यह बिना राष्ट्रपति के निर्देश के निम्न 3 मामलों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये 3 मामले आप ध्यान रख लीजिएगा। राज्य विधानसभा में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मतलब ऐसा कोई विषय है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, उस विषय पर क्या नहीं कर सकता, राज्यपाल जो है ना वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यदि वह समान उपबंध वाले विधेयक की राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने, मतलब राज्यपाल की नजर में ऐसा है कि इसकी पूर्व अनुमति किससे लेनी आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, तो वो उस पर भी अध्यादेश जारी नहीं करेगा। यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। मतलब विधानमंडल की शक्ति के बाहर जाकर क्या नहीं कर सकता, जो राज्यपाल है वो आपका अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ये 3 चीजें आपको यहां क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। प्रश्न यहां से बन सकता है ना, कि वो 3 कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर जो है ना राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। पहला तो क्या है, ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई विषय है जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए तो जारी नहीं कर सकता। राज्यपाल की नजर में, है ना, कोई ऐसा विषय है और राज्यपाल ऐसा मानता है कि उस पर राष्ट्रपति का क्या लेना अनिवार्य है, पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है, तो उस पर जारी नहीं करेगा। और विधानमंडल की जो शक्ति है उससे परे अगर कोई विषय है तो उसके ऊपर क्या जारी नहीं करेगा, आपका अध्यादेश जो है ना वो जारी नहीं करेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है, आर्टिकल 213, ये भी इंपॉर्टेंट है। 213(2), वो तो 213 फर्स्ट था, ये क्या कह रहा है, प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल का होता है। ठीक है, ये आपके 213(2) में है। ठीक है ना, जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, परंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, है ना, मतलब उसी के समान होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई अध्यादेश है, मान लो राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जो है ना वो जारी किया है ना, तो उसका बल एवं प्रभाव विधानमंडल की शक्तियों के समान ही होगा। लेकिन प्रत्येक अध्यादेश जो है ना जो राज्यपाल ने जारी किया है वो विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, यह शब्द ध्यान रख लेना, पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समावधि पर या तो विधानसभा जो है ना उसको स्वीकार कर ले या फिर क्या कर दे, अस्वीकृत कर दे। अगर स्वीकार कर लेती है तो अधिनियम बन जाएगा, और अगर अस्वीकार कर लेती है तो वही वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और राज्यपाल द्वारा किसी भी समय उसको क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में है ये, आपके 213(2) में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत इजी प्रश्न आ गया है, फटाफट आंसर दो। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की, क्षमादान की, या विशेषाधिकार की, या फिर मंत्री परिषद के निर्माण की शक्ति। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा भी। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, 1 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, कौन सा, ए नंबर जो है ना इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अगला ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो सोचने वाला प्रश्न है।
राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो अभी तो हमने पढ़ा आर्टिकल 213 जो 2 है वो क्या कहता है कि प्रत्येक अध्यादेश है ना, वो विधानमंडल जब पुनः समवेत होती है, विधानमंडल जब क्या होती है या विधानसभा जब पुनः समवेत होती है तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसे विधानसभा की मंजूरी आवश्यक है। अगर वो नहीं करती है तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? नहीं, राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। कितने सप्ताह में? पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर, है ना, मतलब 42 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसकी मंजूरी आवश्यक है? ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल की जो मंजूरी है ना वो आवश्यक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला, और ये प्रश्न देखो, पढ़ो, इस प्रश्न का आंसर दो। जो कोई विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर दे देगा ना तो मजा आ जाएगा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संबंध में असंगत का चयन करना है ना। अध्यादेश निर्माण उसी शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में है। मतलब अध्यादेश निर्माण की उसकी जो शक्ति है, अध्यादेश निर्माण की जो शक्ति है राज्यपाल की, है ना, तो अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति मतलब राज्यपाल की शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में कार्य करती है। तो बिल्कुल क्या है, सही है। इसका मतलब यह है कि विधान परिषद जो है ना, जिन विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकती है राज्यपाल, विधान परिषद जिन विषयों के ऊपर क्या कर सकती है, आपके कानून बनाने की शक्ति रखती है, उन्हीं विषयों के ऊपर राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जो है ना वो आपका जारी कर सकता है। तो पहला आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उसके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान ही होती है, बिल्कुल सही है। अभी तो हमने पढ़ा आर्टिकल 213(2) में ऐसा पढ़ा है ना कि बल और जो उसका प्रभाव है वो विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून के समान ही होगा, तो ये भी सही है। उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये सही है। अर्थात वह कोई भी विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है, यह भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, उसके द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के मंजूरी आवश्यक नहीं है ना, यह गलत हो गया। राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। जब राज्य विधानसभा या राज्य जो विधानमंडल है वो पुनः समवेत होता है तो पुनः समवेत के 6 सप्ताह के अंदर उसकी जो मंजूरी है ना वो क्या है, आवश्यक है। तो ये जो लास्ट वाला है ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और मतलब यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, बड़ा ही काम का प्रश्न था ये, है ना। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो, देखिए फटाफट आंसर दो। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है ना, फटाफट इसका आंसर करके बताइएगा। तो कौन सा आएगा, 5वां संविधान संशोधन ना, 6वां संविधान संशोधन ना, 8वां संविधान संशोधन ना, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन जो था इसके द्वारा राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद को जो है ना वो क्या कर दिया गया है, आपका जो है ना वो यहाँ अप्लाई हो गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कंफर्म है, इजी प्रश्न था ये प्रश्न, देखो देगे, और इस प्रश्न का आंसर दो, फटाफट आंसर दो देगे, है ना। क्या कह रहा है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल। राज्य विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो कोई इसमें कौन सा गलत है, इसमें पहला जो है ना वो क्या है, गलत है, क्योंकि धन विधेयक जो है ना वो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल लौटा नहीं सकता, क्योंकि वो विधानसभा में रखा ही किसकी पूर्व स्वीकृति से जाता है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। तो ये गलत हो गया है। बाकी राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है ना वो आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल आर्टिकल 200 ये कहता है। ठीक है ना।
और राज्य विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी करेगा 213 के तहत, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल के पास जो ना क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल क्षमादान की शक्ति है ना, 161 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अपन इसकी आगे जो है ना वो चर्चा भी करते हैं। जिसने भी सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगला यहां देख लो, अनुच्छेद 161 के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, ठीक है ना, दंड को स्थगित कर सकता है, माफ नहीं कर सकता, देख लो, है ना, क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, यह ध्यान रख लेना। अगर किसी को आजीवन कारावास दिया हुआ है तो उसको माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को क्या नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। चाहे वह राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो तो भी उस व्यक्ति को राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना लगानी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित जरूर कर सकता है और पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, है ना। यहां मैंने ये जो फॉर्मेट अपनाया है, ये फॉर्मेट इसलिए अपनाया है ताकि जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा जो सिलेबस है ना उसका क्विक क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। नहीं तो मैं आपको वैसे लिख लिख के भी क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन उसमें समय जो है ना वो क्या होगा, ज्यादा खराब होगा, है ना। तो मैंने आप ही के समय को बचाने के लिए जो है ना ये फॉर्मेट अपनाया है। भारतीय राज्य कि राज्यपाल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर करना है, फटाफट आंसर करो। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भाई नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, वह एक से अधिक, है ना, नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता के, 156 में है ना नियुक्ति, तो कौन करता है, राष्ट्रपति तो करता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल 153 यही तो कहता है ना। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह सब किया गया। वह 5 साल की अवधि के लिए अपने पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल सही है भैया, है ना। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के प्रस्ताव पारित कर देती है तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो राज्यपाल जो है ना वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, काम करता है, तो ये गलत है। और राइट आंसर आपका कौन सा है, राइट आंसर जो है ना वो आपका दही है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर दे दिया है वो क्या है, बधाई का पात्र है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्या, यहां देख लो, कुछ बातें दी हैं स्पेशल, है ना। सब आर्टिकल के ऊपर आपको गौर करना है, बाकी और तो चाहे जाने दो। सब आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 53, है ना, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, है ना, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा 155 के तहत। वो मैंने अभी सॉरी 156 बोल दिया था, तो ध्यान रखना 155 के तहत जो है ना वो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 156 जो है ना उसमें पदावधि है, 156(1) ये गौर करना है। 156(1) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156(1) ध्यान रखना, ये बड़ा ही काम का है, क्योंकि आजकल सब आर्टिकल जो है ना वो बहुत ज्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़े, अगला क्या कह रहा है, यहां आर्टिकल 156 फर्स्ट ध्यान रख लेना, क्योंकि सब आर्टिकल आजकल पूछता है। फिर अगला क्या कह रहा है वो भी देखो। अनुच्छेद 156(2) क्या कहता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। 156 में तो क्या था, 156 में क्या था, अभी 156(1) ध्यान रखना, 156(2) ध्यान रखना, है ना, सब आर्टिकल पूछ लेता है। और 156(3) राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कब तक 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा, जब से उसने जिस तारीख को पद ग्रहण किया है वहां से लगाकर 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। लेकिन अगर राज्यपाल का उत्तराधिकारी जो है ना वो नहीं चुना जाता है, तो यहां लिखा हुआ है कि वह अपने अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक
अपने पद को धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी क्या नहीं कर लेता, पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो 156 एक तो क्या कह रहा था, ध्यान रखना, यहां ऐसे सब आर्टिकल पूछेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 156 दो क्या कहता है ना, किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को। और 156 3 क्या कहता है कि तारीख, पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, उसके बाद भी बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी क्या नहीं करेगा, पद धारण नहीं करेगा। तो ध्यान रखना भी, आजकल सब आर्टिकल पूछता है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ चलो। निम्नांकित में से कौन सी शक्ति जो है ना वो राज्यपाल कौन सी शक्ति जो है ना वो राज्यपाल में निहित नहीं है, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को विघटित करने की शक्ति, विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति। तो कौन सी नहीं है, स्थगित करने की नहीं है, क्योंकि बैठकों का जो स्थगन होता है वो संबंधित जो सदन होता है उसका अध्यक्ष या फिर कौन करता है, सभापति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति जो है ना वो संसद का, वो विधानसभा का जो सत्र है उसको आहूत करता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है और उसका सत्रावसान कर सकता है। ये 3 काम करता है, आहूत करना, विघटन करना और सत्रावसान। विधानसभा की जो बैठकें होती हैं उनका स्थगन जो है ना वो संबंधित जो भी है आपका, अगर विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति जो है ना ये काम करता है। इजी काम है ये, तो इतना हार्ड काम नहीं है। अगला प्रश्न यहां से देख लो, काम की चीजें लिखी दी और यहां से जो है ना एक बहुत ही काम की चीज निकल कर आएगी। अनुच्छेद 174 क्या कहता है, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। क्या कहता है, आर्टिकल 74 फर्स्ट 1, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर जो भी वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। कौन से के अनुसार, 174 फर्स्ट के अनुसार। किंतु एक ही सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितने माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है, आर्टिकल 174 फर्स्ट ये कहता है कि साल में विधानसभा के कितने सत्र होना अनिवार्य है, 2 सत्र होना अनिवार्य है। इस बात को गौर करना। आर्टिकल 174 फर्स्ट के अनुसार विधानसभा की साल में कितने सत्र होना आवश्यक है, 2 सत्र होना आवश्यक है। अनुच्छेद 174 2 क्या कहता है, यह भी देख लीजिएगा, है ना। अनुच्छेद 174 2 क्या कहता है, सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा और या फिर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। ध्यान रखना, 174 2 की बात है, यहीं पर सत्रावसान है, यहीं पर विघटन है। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है ना आर्टिकल 174 फर्स्ट, तो उसमें तो क्या करेगा, सत्र आहूत करेगा। आर्टिकल 174 फर्स्ट के अनुसार तो सत्र आहूत करेगा, सेकंड के अनुसार सत्रावसान और जरूरत पड़ने पर विधानसभा को क्या कर देगा, भंग भी कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब आर्टिकल पूछ लेता है, इसीलिए जो है ना ये चीजें आपकी यहाँ डाली हुई है। अब ये देखो, मैंने कहा था उस शब्द के ऊपर गौर कर लेना, और यहाँ मैंने वो प्रश्न दे भी दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में विधानसभा के कम से कम कितने सत्र एवं एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों में कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, आर्टिकल जो आपका 174 फर्स्ट है, आर्टिकल 174 फर्स्ट है, उसके अनुसार विधानसभा के न्यूनतम कितने सत्र होना आवश्यक है, 2 सत्र। यहां राजस्थान विधानसभा की जो प्रक्रिया नियम है उसके अनुसार आपको बताना है कि साल में एक कैलेंडर वर्ष में कितने सत्र होना आवश्यक है, और एक साल में जितने भी सत्र होते हैं उसमें कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है। तो यहां ध्यान रख लेना, है ना। यहां आंसर आपका ये बनेगा, कम से कम कितने सत्र होना आवश्यक है, 3 सत्र। और इन 3 सत्रों में, मतलब सभी सत्रों में कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है, 60 बैठकें जो होना वो आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, और अधिकांश विद्यार्थी जो है ना वो 2 करके आएंगे, ध्यान रखना, ध्यान रख लेना। आर्टिकल 174 फर्स्ट के अनुसार तो न्यूनतम 2 सत्र होना आवश्यक है।
लेकिन राजस्थान विधानसभा की जो प्रक्रिया और जो नियम है उनके अनुसार कम से कम 3 सत्र होना आवश्यक है, और तीनों सत्रों में कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है? 60 बैठकें जो होना वो आवश्यक है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखो, नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार, है ना, के अनुसार अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नांकित में से अभिवादन से संबोधित किया जाता है। मतलब कौन से अभिवादन से संबोधित किया जाता है? ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। यही सही है भैया, ध्यान रखना, यही सही है। द मोस्ट ऑनरेबल नहीं बोलते अंग्रेजी में, या अति सम्माननीय हिंदी में नहीं बोलते हैं। मिस या हर, है ना, एक्सलेंसी अंग्रेजी में, और महामहिम हिंदी में नहीं बोलते। हिज या हर रॉयल हाइनेस अंग्रेजी में, या हिंदी में महाराजा अधिराज या महारानी अधिराज जो है ना वो नहीं बोलते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया? 1 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर हो गया है। जिस भी विद्यार्थी ने आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता? है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाता है भी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को दिलाता है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को दिलाता है, अध्यक्ष की कोई पद की क्या नहीं होती? शपथ नहीं होती, है ना। राज्य के मंत्रियों को दिलाता है, बिल्कुल दिलाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया भैया? इसका राइट आंसर जो है ना वो आपका कौन सा हो गया? बी नंबर इज द राइट आंसर। विधानसभा अध्यक्ष के पद की कोई शपथ नहीं होती है। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो विधानसभा के सदस्य के रूप में क्या करता है? शपथ लेता है, और वो शपथ फिर इनको कौन दिलाता है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है ना वो शपथ दिलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये बड़ा ही काम का प्रश्न है। अभी इस प्रश्न का आंसर दो। देखे क्या कह रहा है? राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं, कितना काम का प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भाई देखो क्या कह रहा है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड फर्स्ट में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा के अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा, और उसका विनिश्चय जो है ना वो अंतिम होगा। ये गलत हो गया है। यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष को भी निर्देशित नहीं किया जाएगा। किसको भी निर्देशित किया जाएगा? आर्टिकल 191 के खंड फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल को जो है ना वो क्या किया जाएगा? विनिर्देशित किया जाएगा, और राज्यपाल का जो विनिश्चय है वो अंतिम होगा, क्योंकि राज्यपाल जो है ना वो विनिश्चय किसकी सलाह पर करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। तो पहला कथन गलत। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। यह फिर से गलत हो गया है। यहां राज्यपाल आएगा, तो दोनों ही कथन आपके क्या है? गलत है। तो जिसने भी आपका इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया, ध्यान रख लेना, जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर किया है। ठीक है ना। अब देख लो यहां से कितनी कितनी शानदार शानदार बातें जो है ना वो आपकी यहां लिखी हुई है ना। पढ़ो देगे एक बार, शायद आ जाएगा नजर, है ना। पढ़ो देखो क्या कह रहा है। आर्टिकल 191 फर्स्ट, राज्य विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों की निर्हरताएं हैं। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए भैया, है ना। विकृत चित हो गया हो, मतलब किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा इसको चित विकृत घोषित कर दिया गया हो, है ना। अनुमोचित दिवालिया हो गया हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट जो है ना वो आपका हो गया है, मतलब दिवालिया हो गया है। वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य की जो है ना वो क्या कर ली है? नागरिकता आपकी अर्जित कर ली है, या विदेशी राज्य के प्रति उसका जो है ना वो प्रेम उमड़ रहा है ना। तो ये कितनी आपकी है? 4 जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन है। लाभ का पद धारण करता हो, है ना, चित्त विकृत जो है ना वो घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया हो गया हो, उसने है ना क्या कर दी हो? नागरिकता जो है ना वो राज्य की त्याग कर दी है, और दूसरे राज्य की नागरिकता उसने स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है, और वो दूसरे राज्य के प्रति जो है ना वो अपना प्रेम दिखा रहा है। और लास्ट 5 नंबर क्या कह रहा है? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत अगर वो क्या होता है? आपका डिस्क्वालीफाई होता है, जैसे वो आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम है ना 1951 वाला, उस प्रकार का।
तो ये 5 डिस्क्वालिफिकेशंस आपकी दे रखी हैं किसमें, आर्टिकल 191 फर्स्ट में। आर्टिकल 191 सेकंड क्या कहता है ना, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद का कोई सदस्य है ना, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निर्हर्त हो किसके अनुसार, यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार क्या हो जाता है, निर्हरित हो जाता है। ध्यान रख लेना, ये कौन से आर्टिकल में है, 191(2). 191(1) जो है ना, उसमें तो 5 आपकी 191(1) में तो आपकी 5 डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, और 191 जो 2 है ना, वो किसके अनुसार डिस्क्वालीफाई करता है, 10वीं अनुसूची के अनुसार डिस्क्वालीफाई करता है। इसके अनुसार अगर कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई है या नहीं, उस पर अंतिम निर्णय अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, और अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद का सभापति करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की चीजें हैं यहाँ। अनुच्छेद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 192(2) क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है, अनुच्छेद 191 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। जबकि प्रश्न में क्या आया था, विधानसभा के अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रख लेना, किसको विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा, राज्यपाल, और उसी का विनिश्चय क्या होगा, अंतिम होगा, ये ध्यान रख लेना। और यहां से आगे भी आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और 192(2) क्या कहता है, ये भी देख लो। 192(2), ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह देगा। ध्यान रखना, ये चारों आर्टिकल बड़े काम के हैं, फिर से सुन लेना। अनुच्छेद 191, इसमें विधानसभा के सदस्यों की कितनी निर्योग्यताएं बताई गई हैं, 5। अगर आपको आता है आर्टिकल 191(2), तो 10वीं अनुसूची के अनुसार क्या है, निर्योग्यताएं हैं। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 192(1), है ना, जो आपके कौन से वाले आर्टिकल में है, 191 फर्स्ट में जो 5 निर्योग्यताएं हैं, उस पर अंतिम विनिश्चय कौन करता है, उस पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल करता है। ये कहता है आपका कौन सा अनुच्छेद, ये 192(1). 192(2) क्या कहता है कि राज्यपाल जो है ना, वो विनिश्चय करते समय किसकी सलाह लेगा, राज्य उसकी निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रबिया, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है, इसका तो आंसर आप फटाफट ही दे दोगे। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों पर विनिश्चय करता है, तो आया ना अभी आर्टिकल 192(2), किसकी सलाह पर करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है सबसे ज्यादा काम का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा भी, और क्या विचार करना है, अनुच्छेद 199 फर्स्ट के उपबंध कैसे उपखंड चेक में विनिर्दिष्ट किसी विषय के उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब ये कहता है आर्टिकल 199 जो है ना, आर्टिकल 199 है, उसमें खंड 1 फर्स्ट है, उस खंड में कैसे लगाकर चैतक उपबंध है। इन कैसे लगाकर चैतक के जो उपबंध है, उनमें वर्णित किसी विषय पर अगर विधानसभा में विधेयक लाया जाता है तो वो किसकी अनुमति से लाया जाएगा, राज्यपाल की अनुमति से लाया जाएगा। बिल्कुल ये कथन क्या है, सही है। परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है ना, उसी में राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई वित्त विधेयक है, उसके ऊपर राज्यपाल की जो है स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब दोनों ही क्या है, सत्य हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका राइट आंसर दिया है ना, वो बधाई का क्या है, पात्र है। अब यहां देखो, अगर आप पढ़ सकते हो, नजर आ रहा है कितनी शानदार बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये देने का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। यहां से धन विधेयक की परिभाषा आपके फर्स्ट में है, कौन से वाले में, 99 में, 199 में। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उनमें केवल निम्नलिखित में
सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है। मतलब धन विधेयक किसको कहा जाएगा, ये जो यहां बातें दी गई हैं, अगर इन बातों में से कोई भी एक बात जो है ना उस विधेयक में शामिल है तो वो क्या हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। जैसे किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिश्चय से करने से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक होगा आर्टिकल 199 फर्स्ट के अनुसार, और उसमें भी कै जो उपखंड है उसके अनुसार। राज्य द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन या राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं के संबंध में विधि का संशोधन धन विधेयक कहलाएगा। राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, यह भी धन विधेयक होगा। राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करना से संबंधित अगर कोई विधेयक है ना, ध्यान रखना, ये भी कौन होगा, आपका धन विधेयक होगा। ये धन विधेयक की परिभाषा जो है ना एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बार बार बन रहे हैं। अगली जो विशेषता है वो कौन सी है, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, धन विधेयक होगा। राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखा मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका गमन करना, धन विधेयक होगा, है ना। खंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय हो, ये सारे के सारे किसकी परिभाषा में आते हैं, धन विधेयक की परिभाषा में आते हैं। ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। जैसे ऐसे प्रश्न आया हुआ है, क्या प्रश्न आया हुआ है, देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नांकित में से कौन सा शामिल नहीं है ना, ये बताना है आपको। धन विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, ये शब्द आए थे ना, या परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, आया था ऐसा उपबंध, ये सही है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के लिए विनियमन का उपबंध करता है, आया था ना ऐसा, अभी ऐसे शब्द आए थे, ये भी सही है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है, ये भी आया था। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी का कहीं नाम आया, आर्टिकल 199 फर्स्ट में कैसे लगाकर चेतक, कहीं नाम नहीं आया। तो स्थानीय प्राधिकारी निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन से संबंधित जो भी है, मतलब इसका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा है, द नंबर जो है ना इसका क्या है, राइट आंसर है। कैसे है, दूसरे प्रकार से भी समझना इसको। यहां देखो इस वाली लाइन को पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से, वही है आपका कौन सा 199(2) है ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाए कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शासितों के अधिरोपण का अथवा अनुगिप्तियों के लिए फीसों की, है ना, मांग की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा ये लाइन देखो यहां से, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाए कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। मतलब ये वाली लाइन थी कि नहीं थी अभी, है ना। तो आर्टिकल 119(2) में जो बातें दी गई है ना वो धन विधेयक का हिस्सा नहीं है, तो ये ध्यान रख लेना। बता दिया है मैंने, टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड भी कर दूंगा, है ना। फिर ये यदि प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधान मंडल में पुरस्तापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर यह भी काम की चीज है। देखो आपका कौन सा है, धन विधेयक पर कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, आर्टिकल 199(3) के तहत। देखो यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पूर्व स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा भी निश्चय किया जाएगा और वही अंतिम होगा। मतलब ये ध्यान रखना कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो आर्टिकल 199(3) के तहत
ये भी निश्चित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ध्यान रखना, ये भी काम का है। 3 नंबर वाला, जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष है ना प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण है ना प्रस्तांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। ये ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण था आपका, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, बता दिया है मैंने, तो यहां से फिर से आपका प्रश्न आएगा और इस प्रश्न का आंसर दो देंगे। इस प्रश्न का फटाफट जो है ना वो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो पहला विकल्प क्या कह रहा है, देखो देखिए, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहता है ना, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। बिल्कुल ये राइट बात है भैया। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्याग पत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्याग पत्र स्वैच्छिक है, असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्याग पत्र को स्वीकार कर लेगा। यह भी सही है। यदि अध्यक्ष को त्याग पत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्याग पत्र स्वैच्छिक है, असली है की जांच कर सकता है जैसा वह उचित समझे। यह भी सही है। कोई सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर, यह गलत हो गया। जब तक अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेगा तब तक क्या कर सकता है, कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर, ध्यान रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, 4 नंबर। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, है ना। अगला वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार, है ना, नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह किसके अनुसार है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियम के अनुसार है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, है ना, और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखें, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यवाही, उस दिन की कार्यसूची कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। सही है ये। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित में सूचना देनी होगी। बिल्कुल सही है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग, गलत है, 10वां भाग नहीं है, 5वें भाग से समर्थित होना चाहिए। ये गलत हो गया। मतलब कौन सा आंसर सही हुआ, 1 और 2 जो है ना वो आपका सही आंसर हुआ। पहले वाला ही जो है ना इसका राइट आंसर हुआ है। जिस भी विद्यार्थी ने राइट आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। इस प्रश्न का आंसर तो देखिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर आगे की ओर जो है ना अपन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राजस्थान विधानसभा द्वारा, है ना, प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के समक्ष पुनः रखने के लिए अधिकृत है। पहले तो यह ध्यान रख लेना, कोई भी जो विधेयक है जो विधानसभा में रखा जाता है वो अध्यक्ष की अनुमति से ही रखा जाएगा, है ना, चाहे वो पहली बार रखा जाए चाहे वो पुनर्विचार के बाद में रखा जाए। तो आंसर कौन आ जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष जो है ना वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। देख लो, यहाँ कुछ अनुच्छेद हैं जो आपके काम के हैं, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 200 है ना, विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 200 के तहत क्या करता है, आपके 200 के तहत विधेयक पर अनुमति दे भी सकता है ना, या देने से मना भी कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 201 क्या कहता है, अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित। किसके विचार के लिए, ध्यान रखना,
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। कौन से के तहत? अनुच्छेद 201 के तहत। अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक राज्यपाल भेज देता है, जो राजस्थान की विधानसभा ने भेजा है, और राष्ट्रपति अगर मान लो उस पर पुनर्विचार के लिए कहता है, और राजस्थान की विधानसभा ने उसके ऊपर पुनर्विचार कर भी लिया, और फिर से वो अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति वहां अनुमति देने के लिए है, तो वहां राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उसको अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो देखे और इसका आंसर देने का प्रयास करो। क्या कह रहा है? राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राज्यपाल के संदर्भ में है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, राइट है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से है ना निवात्रित नहीं करेगी। ये भी सही है। अनुच्छेद 156(2) मैंने बोला था ना, सब आर्टिकल याद करना। 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित जो है ना वो क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। बिल्कुल सही है, बोला था ना। 156(1) क्या कहता है? राज्यपाल जो है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। 156(2) क्या कहता है? वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। 156(3) क्या कहता है कि तारीख ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा। इसके बाद भी बना रह सकता है जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ये किसमें है? 156(3) में है ना, बोला था। तो ये सभी क्या है इसके सही है ना। 4 नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो देके क्या कह रहा है। राजस्थान में राज्य प्रशासन का विधिता प्रमुख होता है। इस प्रश्न का आंसर दो, मजा आ जाएगा। मैं तो लास्ट में बताऊंगा इस प्रश्न का आंसर, है ना। मैं तो 2 मिनट इंतजार करूंगा कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिता प्रमुख होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, संभागीय आयुक्त होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, या राज्य के राज्यपाल होते हैं। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। इसमें उसने बताया नहीं, अगर मुख्य सचिव और लिख देते तो मजा आ जाता, अगर वो ऑप्शन होता तो इसमें। तो प्रशासन, राज्य प्रशासन के विधिता प्रमुख कौन होते हैं? तो राइट आंसर कौन सा आएगा? राइट आंसर द आएगा। ये ध्यान रख लेना, राज्यपाल होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? आ जाओ आ जाओ, लिखा हुआ है यहां, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। अंग्रेजी शब्द देखना, डी जूरे एग्जीक्यूटिव। मतलब डी जूरे एग्जीक्यूटिव कौन होता है? राष्ट्रपति होता है केंद्र में, और राज्यपाल राज्य में होगा, डी जूरे एग्जीक्यूटिव, है ना। ध्यान रखना ये। और वहां विकल्प में, अंग्रेजी विकल्प में कौन सा दे रखा था? डी जूरे एग्जीक्यूटिव ही दे रखा था। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में, है ना। मतलब कौन सा? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है। तो और राज्यों में कौन हो जाएगा प्रधानमंत्री की जगह? आपका मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री राज्यों के लिए क्या हो गया? डी फैक्टो, है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया है। ठीक है, ये 2 अंग्रेजी शब्द जो है ना वो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। राष्ट्रपति है मतलब राज्य के लिए कौन हो गया? डी जूरे एग्जीक्यूटिव, राज्यपाल। यहां प्रधानमंत्री है मतलब राज्य के लिए मुख्यमंत्री, कौन हो गया? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हो गया है ना। और ये सबसे ज्यादा काम का टॉपिक है ना। देख लो, देखे क्या कह रहा है, पढ़ो थोड़ा सा। अनुच्छेद 64 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 164 फर्स्ट क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यहां है काम की चीज। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 164 फर्स्ट में, मतलब 164 फर्स्ट में 2 बातें हैं। एक तो 3 बातें हैं। एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा है 164 फर्स्ट में, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है 164 फर्स्ट में, और जितने भी मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे 164(1) के अनुसार। ध्यान रखना, ये काम की चीज है। परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों में जनजातीय, है ना, जनजातियों के कल्याण के लिए, है ना, भार साधक एक मंत्री भी होगा। ये भी ध्यान रख लेना, 164 फर्स्ट के तहत ही होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगला देखो क्या कह रहा है। अगला जो है ना वो क्या कह रहा है, इसका भी जो है ना वो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। 10 मिनट बाद में करिए भी।
अनुच्छेद 164 फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, है ना। क्या कह रहा है फटाफट जो है ना इसका पढ़ो देंगे एक बार। पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट क्या है, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, है ना, विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित कितने से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी। 164 फर्स्ट क्या कहता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 164 फर्स्ट है 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का कोई सदस्य अगर निर्हर्त हो जाता है तो वो मंत्री पद के लिए भी निर्हर्त रहेगा। 164 आपका फर्स्ट है। 164(2) मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी, उत्तरदायी होगी, ये भी ध्यान रख लेना। अभी हम आर्टिकल 75 की भी बात करेंगे। 164(3) मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा, ये राज्यपाल दिलाएगा। 164(4) ध्यान से पढ़ो इसको। 164(4) है ना, कोई मंत्री चल रहे भाई, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। और 164(5) मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किए जाएंगे। अब यहां से थोड़ा सा देखना यहां से आपका कौन सा है, अनुच्छेद 164 फर्स्ट है, जिसमें किसकी नियुक्ति आएगी भैया, है ना, जिसमें किसकी नियुक्ति आएगी, एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आएगी, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल कौन सा है आपका, 164 फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा इसी में कौन आएगा, 164 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इसी में आएगा। 164 फर्स्ट में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ना वो आएगी, ये ध्यान रखना। और 164 फर्स्ट जो है ना, इसी में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मंत्री जो है ना वो राज्यपाल, कौन है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ये ध्यान रख लेना। कौन से में आते हैं, आर्टिकल 164 फर्स्ट में आते हैं। फिर कौन आता है, फिर आपका आता है अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 64 फर्स्ट के। और आर्टिकल 64 फर्स्ट के क्या कहता है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें मुख्यमंत्री सहित, है ना, 15% विधानसभा का और 12 से कम नहीं होंगे, ये कहता है। फिर अनुच्छेद कौन सा आएगा, फिर अनुच्छेद आएगा 164 फर्स्ट है, और ये क्या कहता है, 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई निर्योग्य हो जाता है, 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार अगर निर्योग्य हो जाता है। फिर आपका कौन सा अनुच्छेद आएगा, ध्यान रखना, फिर आएगा आपका कौन सा, अनुच्छेद 164(2), ये क्या कहता है, 164(2) जो है ना वो क्या कहता है ना, वो आपकी शपथ की क्या करता है, बात करता है। किसकी बात करता है, शपथ की जो है ना वो आपकी बात करता है। एक मिनट देखो, ये देखो 164, सॉरी सामूहिक रूप से 164(2), ये थोड़ा सा गलत हो गया। 164(2) में कौन होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, वापस से देखना। 164(2) में कौन होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 164(2), 164(3) जो है ना उसमें कौन है, शपथ है, ये ध्यान रख लेना, है ना, वही थोड़ा सा गलत बोल दिया है, ध्यान रख लेना। 164 कौन सा है, 164(2) जो है ना वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये ध्यान रखना। 164(3) में जो है ना वो शपथ है। 164(4) कोई भी मंत्री निरंतर 6 माह की अवधि के लिए अगर किसी भी सदन में नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना, मंत्री नहीं रहेगा। और 164(5) में कौन है आपके, वो है ना वेतन भत्ते। अब आ जाओ उधर आओ, देखो, है ना, अगर अपन कौन से अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 75 फर्स्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो है ना उसकी सलाह पर, मतलब क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना, यही है। फिर आपका कौन सा है, आपका अनुच्छेद 75 फर्स्ट क्या है, जिसमें वही प्रधानमंत्री सहित क्या नहीं होगी, है ना, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी, है ना। और फिर आपका कौन सा है, आर्टिकल 75 फर्स्ट ख आया था। 75 फर्स्ट ख क्या कहता है, 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई क्या हो जाता है, 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ऐसा है तो था। फिर आएगा आपका कौन सा,
अनुच्छेद 75(2) और इसमें है आपका मंत्रियों का जो है ना वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ना। सभी व्यक्ति जो है ना मतलब सभी मंत्री जो है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। फिर आपका कौन सा था, अनुच्छेद 75(3), इसमें क्या था, सामूहिक उत्तरदायित्व है। लोकसभा के प्रति जो है ना वो क्या होंगे, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ऐसा था कि नहीं था, अरे था या नहीं था, ऐसा ही था। और फिर अगला कौन सा था, अनुच्छेद आपका 75(4), जिसमें पद और शपथ की गोपनीयता है। फिर आपका कौन सा था, अनुच्छेद 75(5), 6 माह की अवधि के लिए अगर वो क्या हो जाता है, किसी भी सदन में नहीं आता। फिर कौन सा था, 75(6), जिसमें आपके वेतन भत्ते थे जो संसद द्वारा तय हो रहे थे। अपने यहां क्या कर दिया गया, अपने यहां देखो, अपने यहां जो आपका कौन सा आया अभी, अनुच्छेद 164 फर्स्ट आया ना, इसमें कौन कौन है, इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। फिर ये दो जो है ना, ये अपने वाले 164 फर्स्ट क के बराबर है और ये 164 फर्स्ट ख के बराबर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 75(2) जो है, अब यहाँ 164(2) क्या कहेगा, यहां आपने आया था ना 164(2) और वो क्या कहता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से क्या, हाँ सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ना, 2 नंबर। मैं फिर से जो है ना मेरा दिमाग जो है वो कहां जा रहा है ना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से क्या है, ये देखो, विधानसभा के प्रति क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ना। ये ध्यान रख लेना, इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। कौन सा विकल्प सही नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 64(2) में, अभी तो आया था 64(2) में ही तो है। मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद फर्स्ट 1 के तहत, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद फर्स्ट क के तहत, और किसी मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है ना वो आपकी कौन से में है, 164(3) में है, सही है। कौन सा गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ इसमें, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, क्योंकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो भी कहा है, इसी में है, कौन से वाले में, फर्स्ट 1 में। फर्स्ट 1 में 3 है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्री जो है ना वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है ना या व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है वो आपके अनुच्छेद फर्स्ट क में नहीं है। फर्स्ट में तो जो है ना वो होगी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने % से ज्यादा की नहीं होगी रे, आपकी 15% से ज्यादा की नहीं होगी। अगला प्रश्न देखो रबिया, कितना शानदार इजी प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, सबको पता है आप सभी को, 3री अनुसूची के अनुसार, अभी तो अपन चर्चा करके आए हैं ना। अगला वाला प्रश्न देखो, वो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान, ये भी इजी प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ना, कौन सा अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है, 91वां संविधान संशोधन 2003। सभी का आंसर जो है ना इसका सही जाएगा भी मेरे हिसाब से। तो अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो आरक्षित रखता है 200 के तहत और राष्ट्रपति निर्णय लेता है 201 के तहत। तो कौन सा आंसर आ गया, 201 जो है ना इसका राइट आंसर आ गया है। ठीक है ना भैया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, है ना। और इस प्रश्न की लैंग्वेज ही थोड़ी सी हार्ड है, बाकी तो प्रश्न इजी है। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है ना, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा ये निर्धारित करेगा कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा भाई। ये सारे काम किसके हैं, मुख्यमंत्री के हैं। ठीक है ना। तो जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही आया है वो बधाई का पात्र है। अगला प्रश्न पढ़ो रवि, देखे, यदि राजस्थान विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा, क्या उसे अनुमति दे देगा, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा,
विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा ना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही होगा? ये सही होगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ वो ना क्या कर सकता है, आरक्षित जो है ना वो कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न था भी आई। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर दो, देखे मजा आ जाएगा। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद प्रियंत पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल भैया, अनुच्छेद कौन सा? 164 फर्स्ट कहता है राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना नहीं, मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह गलत हो गया भाई। राजस्थान के संविधान के 51वें संविधान के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो इसमें एक और दो, एक और तीन। अच्छा, एक और तीन कहीं नहीं है क्या? तो इसको ये बना लो, ये एक और तीन हो गए। तो कौन सा आंसर हो गया? बी नंबर जो है ना इसका राइट आंसर हो गया है ना। एक और तीन ही जो है ना इसमें क्या है, सही है। ठीक है भैया। भारतीय क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? कौन सा अनुच्छेद है? 165 एक है, 165 फर्स्ट क है, या 164 5 है, या फिर 164 फर्स्ट क है? तो कौन सा आंसर आएगा? राइट आंसर आएगा 164 फर्स्ट क जो है ना इसका राइट आंसर आएगा। जिन भी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। इसी के साथ आज का जो सेशन है ना वो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं व्यक्तित्व वाले वो रह गए, राज्यपाल आपके रह गए, राजस्थान की विधानसभा जो है ना वो रहेगी, राजस्थान का मुख्य सचिव जो है ना वो रह गया है। तो उनके बारे में भी जो है ना इसी प्रकार से डिटेल से क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। हाँ, अगला सेशन जो है ना वो राजस्थान के उद्योग का होगा और राजस्थान के उद्योग में जितने भी ट्रेडिशनल पर्सन आए हैं उन सबका समावेश है। साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का समावेश है, बजट का जो है ना वो समावेश है। ठीक है ना, तो बड़ा ही शानदार जो है ना वो सेशन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।